हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ये हमसे आशा और उम्मीद रखते हैं। प्लीज दोस्तों, हमारा प्यार और आपका प्यार आपस में हमेशा बने रहे, अच्छे अच्छे वीडियोस को देखते रहें। तो प्यारे बच्चों, इसी सीरीज में हम एक नया टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है पुष्पी पादपों के अंदर जनन। ऐसे पुष्पी पादपों के अंदर कौन सा जनन की बात कर रहे हैं? लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। सभी को पता है जनन दो प्रकार से होता है, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसके अंदर एक ही जीव जो अपने आप के द्वारा जनन करके नई संतति उत्पन्न करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे कि अमीबा। अलैंगिक के अंदर क्या क्या विद्या हो सकती है? विखंडन, द्विविखंडन, खंडन, ये सारी या मुखुलन है, ये सारी किसकी विद्या है? अलैंगिक जनन की। लेकिन हम आज जो जनन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन। इसका मतलब लैंगिक जनन के अंदर कितने जीव भाग लेते हैं? 2 जीव भाग लेते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पुष्पी पादपों के अंदर लैंगिक जनन की। तो सबसे पहले आप इस चित्र की ओर ध्यान देंगे तो एक पुष्प का चित्र दिया गया है और ये पुष्प कैसा है? द्विलिंगी पुष्प है। तो इस पुष्प को आप देखोगे तो विभिन्न भागों का हमें देखना है और उनके चित्रों के द्वारा फिर इस लैंगिक जनन किसे कहते हैं और पुष्पों के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार होता है और उसके फलस्वरूप नई संरचना जो एक नए पौधे को निर्माण करने की अपनी सारी ताकत रखती है, सूचना रखती है, उस बीज का निर्माण कैसे होता है जो उस जनन के फलस्वरूप बनता है। आइए शुरू करते हैं। तो इस पुष्प को सबसे पहले आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले जो आपको नीचे वाली जो पत्ते जैसी संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दल। और जो उसके बाद में ये जो बड़े वाले पुष्प के अंदर जो ये सारी संरचनाएं पाई जाती है जिसके चारों ओर पुष्प होता है, इसको बोलते हैं दल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? दल। इसी के साथ जो आपको इसके अंदर ये वाली संरचना दिख रही है यहां से लेके यहां तक, इस पूरी संरचना को बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। या आप ऐसे समझ लो कि इस संरचना के अंदर जो सबसे ऊपर वाला भाग आपको टप वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं रे? परागकोश बोलते हैं। इसके बाद जिसके नीचे वाला ये भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं तंतु या पुतंतु। इन दोनों को मिला के अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और ये पुंकेसर कैसा भाग है? तो ये नर जननांग भाग है। कैसा भाग है? नर जननांग भाग है। इसी के बाद हम बात करें इस जो बीच वाली संरचना की, तो आप देखोगे इसके जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है टॉप में, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं ऊपर वाले भाग को, ठीक है ना? इस वाले को नहीं, इस ऊपर वाले भाग को बोलते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों वीडियो के अंदर अच्छे से, जो ऊपर वाला दिख रहे हैं उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। और जो नीचे वाला इस लाइन पतली सी पाइप की तरह संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं वर्तिका। इसको बोलते हैं वर्तिका। इसके बाद जो आपको इस पुष्प इसके नीचे देखते हो फुली हुई संरचना जो बड़ी सी दिख रही है, ये वाली संरचना जो बड़ी सी दिख रही है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंडाशय। और इन तीनों संरचनाओं को साथ में बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। और स्त्री केसर ये कैसी जननांग संरचना है? मादा जननांग संरचना है। कैसी संरचना है? मादा जननांग। आई समझ में दोस्तों? तो इसके अंदर हमने बात किया कि चित्र के अंदर आपने देखा कि सबसे जो नीचे वाला भाग इसके ऊपर दिख रहा है इसको बोलते हैं बाह्य दल। उसके बाद जो इस तरह से पुष्प के चारों ओर इस जननांगों के चारों ओर फैली हुई जो संरचना है पुष्प की उसको हम बोल रहे हैं दल या दलपुंज। दल या दलपुंज। आई समझ में दोस्तों? इसी के साथ हमने इसके अंदर ये जो संरचना देखी बीच वाली बड़ी संरचना उसके ऊपर वाले भाग को इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र जिस पाइप से जुड़ी हुई संरचना पतली से उसको बोलते हैं वर्तिका। और जो जिस बीच में उसके बीचों बीच जो फूला हुआ भाग है उसको हम बोलते हैं अंडाशय। और इन तीनों के भाग किसके जननांग भाग है? ये स्त्री जननांग के भाग है तीनों। उसी के साथ हमने पढ़ा कि ये जो साइड में इस तरीके से आपको संरचना दिख रही है इसमें से सबसे ऊपर वाला भाग जो आपको दिख रहा है परागकोश, और जो अंदर जो परागकोश जिस पतली डंडी से जुड़ा
उसको बोलते हैं तंतु। और ये किस जननांग के भाग हैं? तो पुंकेसर हैं, और जो कि नर जननांग के भाग हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, आइए दोस्तों समझते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंदर दो भिन्न जीवों के युग्मक मिलकर एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं। मतलब लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? 2 जीव भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेंगे? 1 जीव। तो हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले यह सीख ले कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 जीवों के युग्मक मिलकर एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। लैंगिक जनन करते हैं। इसे क्या कहते हैं रे? लैंगिक जनन कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? इसके अंदर 2 जीवों के युग्मक मिलते हैं। 2 जीवों के युग्मक मतलब एक नर होगा और एक कौन सा होगा? मादा होगा। तो दोनों जीवों के युग्मक मिलकर एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो दोनों जीवों के जब युग्मक मिलेंगे तो जो संरचना बनेगी उसको बोलते हैं युग्मक, युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। तो याद रखना दोस्तों, 2 जीवों की जब जनन कोशिकाएं, मादा जनन कोशिका नर जनन कोशिकाएं मिलकर जब एक नई संरचना बनेगी दोनों के मिलने से, उसको बोलते हैं युग्मनज। तो आइए हम एक एक चीज की बात करते हैं पॉइंट की, फिर हम चीज को समझते हैं और लिखते भी हैं। तो सबसे पहले हम पुष्पी पादपों के अंदर बात करेंगे। तो पुष्पी पादपों के अंदर नर जननांग कौन है? तो पुष्पी पादपों के अंदर हम यहाँ पढ़ रहे, देखो सारी चीज पुष्पी पादपों के अंदर पढ़ रहे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं नर जननांग, नर जननांग। तो पुष्पी पादपों में नर जननांग कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। देखो पुष्पी पादपों के अंदर जो ये संरचना निकल रही है पतली सी डंडी जैसी, इसको हम बोल रहे हैं तंतु, और जो ऊपर वाला भाग उसको बोलते हैं परागकोश। तो इसके अंदर पुंकेसर है ना, वो इसकी नर जननांग संरचना है। क्या नाम है इस संरचना का? नाम पुंकेसर। क्या नाम है? पुंकेसर। पुंकेसर जो कि नर जननांग संरचना है। अब पुंकेसर खुद नहीं है, पुंकेसर के अंदर जब छोटे छोटे खुलेगा, जब पुंकेसर परिपक्व हो जाएगा तो उसके अंदर प्रस्फुटन होगा। प्रस्फुटन मतलब फटेगा, प्रस्फुटन होगा। तो प्रस्फुटन होगा तो ये क्या होगा रे? फटने की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं प्रस्फुटन। तो इसमें से छोटे छोटे बीज निकलेंगे, छोटे छोटे बीज निकलेंगे बहुत सारे इसके अंदर से, और ये संरचनाएं इनको बोलते हैं परागकण। इनको संरचना को क्या बोलते हैं? परागकण। तो कुल मिला के इस परागकोश के अंदर या इस पुंकेसर के अंदर जो नर जननांग संरचना है उसका नाम है परागकण। क्या है रे? परागकण। तो ध्यान से सुनना दोस्तों। तो इसके अंदर नर जनांग के अंदर, नर जनांग का नाम है पुंकेसर और उसके अंदर क्या संरचना है? परागकण। उसी प्रकार हम बात करते हैं स्त्री जननांग। तो स्त्री जननांग क्या है पुष्प के अंदर? तो आप देखोगे पुष्प के अंदर जो ये बीच वाली, पुष्प के बीचों बीच, देखो पुष्प का ये भाग, पुष्प का ये भाग, जो बीच में वाला भाग है उसके अंदर जो आपको संरचना दिख रही है उसको बोलते हैं स्त्री जननांग। ये मादा जननांग है, स्त्री जननांग। इसके अंदर जो संरचना ये वाली आपको दिख रही है इसको बोल रहे हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। तो इसके ऊपर वाला जो वर्तिका है, इसका जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, इन सबको एक साथ बोलते हैं स्त्री केसर। तो स्त्री जननांग का नाम हो गया स्त्री, मतलब मादा जननांग का नाम हो गया स्त्री केसर। और स्त्री केसर के अंदर मादा जननांग संरचना कौन सी है? तो आप देखोगे कि इस अंडाशय को देखोगे तो इसके अंदर जो अंड कोशिका दिख रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अंड कोशिका। तो ये मादा जननांग की अंड कोशिका दिख रही है, ये वाली, इसी को ही हम बोल रहे हैं मादा जननांग, ठीक है ना, कोशिका। तो हम बोल रहे हैं अंड कोशिका, जो मादा जननांग की कोशिका है। जिस प्रकार पुंकेसर में क्या निकलता है? परागकण, जो कि नर जननांग संरचना है, उसी प्रकार स्त्री केसर में मादा जननांग संरचना है
अंड कोशिका, और ये दोनों जीवों की अलग अलग जनन कोशिकाएं हैं। इन दोनों के मिलने से जो संरचना बनेगी उसको बोलते हैं युग्मनज, युग्मनज। और यही एक नए जीव को उत्पन्न करेगी, यही क्या करेगी, एक नए जीव को उत्पन्न करेगी। तो आइए दोस्तों समझते हैं किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही पुष्प विकसित होता है तो कुछ पुष्पों के अंदर आप देखोगे कि एक जो पुंकेसर भी है और उसमें स्त्री केसर भी। ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है, उस ऐसे पुष्प को बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं उभयलिंगी या द्विलिंगी, उभयलिंगी या इसको बोल सकते हैं द्विलिंगी। किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा पुष्प, कैसा पुष्प? ऐसा पुष्प जिसमें क्या हो रहे, पुंकेसर भी हो और साथ में स्त्री केसर भी हो, वो क्या कहलाता है रे? द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प। और ऐसा पुष्प जिसको हम एक लिंगी कहते हैं, कैसा पुष्प रे? एक लिंगी पुष्प। ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक जननांग संरचना, केवल एक जननांग कौन सा? पुंकेसर या स्त्री केसर, दोनों में से एक जननांग संरचना पाई जाएगी। जैसे कि ये पुष्प आपको दिख रहा है, इसके अंदर देखो आपको स्त्री केसर भी दिख रहा है, पुंकेसर भी दिख रहा है। इसका मतलब ये पुष्प कैसा है? अरे उभयलिंगी है। कैसा है? उभयलिंगी। जबकि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसके अंदर या तो ये स्त्री केसर पाएगा या फिर उसके अंदर पुंकेसर पाएंगे। तो ऐसे पुष्पों को बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। अब हम समझते हैं कि इसके अंदर जनन कैसे होता है। जैसे ही ये परिपक्व हो जाएगा, पुष्प बड़ा हो जाता है, तो इसके अंदर ये पुंकेसरों के अंदर जो पराग कोष लगे हुए हैं, ये क्या हो जाते हैं? पक जाने के बाद फटते हैं, और फटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रस्फुटन। और जैसे ही फटते हैं तो इसके अंदर से परागकण, क्या? परागकण, जो कि कैसी कोशिका है? नर जननांग कोशिका परागकण, वो यहाँ से निकलेगी और जैसे इसके ऊपर गिर जाएगी, इसके ऊपर गिरेगी तो इस स्त्री केसर से कुछ रासायनिक क्रियाएं होगी और जिसके फलस्वरूप एक पराग नलिका बनेगी, और वह पराग नलिका यहाँ से विकसित होती हुई इस अंडाशय तक पहुंचेगी। और अंडाशय के अंदर जो बीजांड के अंदर जो अंड कोशिका है, वहां पर जाके वो परागकण पहुंच जाएगा और अंड कोशिका व परागकण दोनों मिलकर एक संरचना बनाएगी जिसका नाम है युग्मनज। और वह युग्मनज एक नए जीव को उत्पन्न करेगा जो कि बीज होगा, और उस बीज के अंदर एक नए पौधे को विकसित करने की क्या होती है? क्षमता होती है। तो देखना दोस्तों, जैसे ही कभी प्रस्फुटन, जैसे ही परागकोश या ये पुष्प परिपक्व हो जाता है तो ये परागकोश फटता है। फटने से यहाँ से जो छोटे छोटे परागकण हैं वो यहाँ से निकल के किसके ऊपर गिर जाते हैं? वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। मतलब उन परागकणों को ग्रहण करने का स्थल इस स्त्री केसर में कौन सा है रे? वर्तिकाग्र। तो ये भी ध्यान रखना कि परागकण जब फटता है, परागकोश जब फटता है तो परागकणों को लेने वाला स्थान कौन सा है रे? वर्तिकाग्र है। और वर्तिकाग्र से क्या विकसित होगी? पराग नलिका। तो यहाँ से समझो, मैं एक छोटा सा चित्र साइड में बनाए, ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये कोई परागकण है, ये कोई परागकण है, तो इसमें से परागकण जैसे इसके ऊपर आया तो इसको वर्तिकाग्र को पता चला, तो इसके अंदर कुछ रासायनिक गतियों के कारण एक छोटी सी पराग नलिका का विकसित होता है। और ये पराग नली जैसे जैसे आगे बढ़ती है और वैसे वैसे इसमें से ये जो केंद्रक वाला भाग है इसमें से बाहर निकल जाता है और ये गति करता करता इसके पीछे पीछे आता रहता है। और ये पराग नलिका सीधे कहाँ जाती है? अंडाशय के अंदर जाती है। और ये पराग नलिका यहाँ से विकसित होती हुई कहाँ जाती है? इस अंडाशय के अंदर जाती है। इसमें ये जो कि अंड कोशिका मौजूद हैं, तो यहाँ से ये नर जननांग कोशिका गति करती करती यहाँ से गति करती करती कहाँ पहुँच जाएगी? इस अंड कोशिका के पास। और ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिलने से जो संरचना बनेगी उसका नाम है युग्मनज। अब इसके अंदर दो केंद्रक हैं जिसके अंदर दोनों प्रकार के गुणसूत्र मिल चुके हैं।
तो इसके अंदर हमने देखा कि ये क्या है रे, पराग कण है, और ये पराग कण जब इसके अंदर इसके ऊपर गिरा तो जो नली बनी उसका नाम है पराग नली। और पराग नली जब कहाँ गई रे, इसको बोलते हैं अंडाशय, और अंडाशय के अंदर जो संरचना है इसको बोलते हैं अंड कोशिका, जो कि कैसी जननांग संरचना है, मादा जननांग संरचना है। आई दोस्तों समझ में बात। तो अब हमने देखा कि इसमें जब पराग कण इस प्रस्फुटन होने से इस वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और वर्तिकाग्र पहुंचते पराग नलिका बनती है, और बस पराग नलिका के द्वारा पराग कण गति करता हुआ अंडाशय के पास जब पहुंचता है, अंडाशय के अंदर होती है अंड कोशिका। तो अंड कोशिका व नर कोशिका मादा जननांगी पराग कण वे दोनों मिलने से जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं युग्मनज। तो हम यहाँ देखते हैं युग्मनज। तो युग्मनज कैसे बना दोस्तों, युग्मनज कैसे बना कि नर जननांग कौन, पराग कण, और मादा जननांग कोशिका कौन सी रे, अंड, दोनों की मिलने से जो संरचना बनती है युग्मनज। और ये युग्मनज आगे जाके नए बीज का निर्माण करेगा, और वही क्या होगा, एक नए जीव को निर्माण करने की क्षमता होगी। तो अब हम इसके अंदर ये देखते हैं कि एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, ये मैंने बता दिया होगा, यहाँ पर बता दिया। अब इसके अंदर देखते हैं, जब इसके अंदर ये होता है ना, जब किसी एक पुष्प के अंदर से परागकोश से परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर पर गिरता है, इसको बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण, स्वपरागण। तो जब किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के परागकोश के कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जैसे ये पुष्प ये द्विलिंगी पुष्प है, तो इसी परागकोश से कण इसी के ऊपर गिर गए, इसको बोलते हैं स्वपरागण। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक ही पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण क्या होगा दोस्तों, तो जैसे कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, मतलब या तो उस पुष्प के अंदर स्त्री कोशर होगा या पुष्प उसके अंदर क्या होगा, ये पुंकेसर होगा, दोनों संरचनाएं नई होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस पुंकेसर के परागकण किसी दूसरी पुष्प के स्त्री केसर पर गिरेगा, या मान लो कि इस पुष्प के ये परागकोश है, इसके परागकण कोई साइड वाला और पुष्प है उसके ऊपर गिर गया, तो इसको बोलते हैं परपरागण। मतलब किसी एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो इसको बोलते हैं परपरागण। परपरागण किसी एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसे परपरागण कहते हैं। अब परपरागण और स्वपरागण आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जैसे ही इस परागकोश से फटेगा, प्रस्फुटन होगा, तो परागकणों का बिखरना, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना, इसको क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागण। और परागण हमने पढ़ा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक स्वपरागण और एक परपरागण। स्वपरागण मतलब उसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो इसको हमने बोल दिया स्वपरागण, या किसी पुष्प के परागकोश के कण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो इसको बोल दिया हमने परपरागण। अब ये परागण होता कैसे, तो परागण होने के लिए क्या हो सकता है, परागण किसके द्वारा हो सकता है,
तो परागण देख लो, जैसे ही ये परिपक्व हो जाता है, फटता है, प्रस्फुटन होता है, तो जोर से फटेगा तो वैसे ही बिखर जाएंगे इसके परागण, तो इसके ऊपर गिर जाएंगे या किसी साइड के पुष्प के गिर जाएंगे, या फिर हवा के द्वारा, हवा चली तो इससे परागकण इसके ऊपर गिर गए या किसी और पुष्प के गिर गए, या फिर या कोई कीट पतंग है, तितलियां है, मधुमक्खियां है, ऐसे बहुत सारे जीव जो पुष्पों का रस चूसने इधर उधर उड़ते जाते हैं, तो उसके द्वारा भी परागकण पहुंच जाते हैं, या जल में रहने वाले पौधे जो जल के द्वारा बह के भी पहुंच जाते हैं, जानवर जाके उसको खाते हैं, हिलाते हैं, तो उसके द्वारा भी परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। तो ये सारे ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा पर परागण होता है। तो हम बोल सकते हैं पर परागण कैसे होता है, जानवरों या फिर तितलियों, कीट पतंगों, हवा, जल आदि, और जो ऐसे जीव जो किसी से परागकण यहाँ से उठा के, जैसे कि मान लो मधुमक्खी यहाँ पर आके फूला का रस चूसने आई और यहाँ पर बैठी तो यहाँ से परागकण जो उसके पैरों के चिपक गए, अब वो उड़ती उड़ती किसी और पुष्प के जाके ऊपर बैठ गई, तो वह परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर छोड़ दिया, तो मतलब उस परागकणों को ले जाने का काम कौन कर रही है, तितली या वो जो मधुमक्खी करी, तो वो वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, वेक्टर या वाहक। तो आपको याद रखना है, जो परागकणों को अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पहुंचाता है, वाहक कहलाता है। आई दोस्तों समझ में? तो यहां पर आपको काफी चीजें समझ में आई होगी, हम और डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसे ही परागकण इस वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो वर्तिकाग्र के अंदर एक पराग नलिका बनती है, उस पराग नलिका के माध्यम से परागकण इस अंडाशय के अंदर जाता है, अंडाशय के अंदर जो अंड जो कि मादा जननांग कोशिका होती है, वे दोनों आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है, और वह युग्मनज धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बनाता है, फूरण बनाता है, और फूरण बन के उसके ऊपर जो कठोर आवरण होता है वो धीरे धीरे बीज के अंदर परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये बीजांड वाली जो भाग है, जैसे ही जनन होके युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद में जाइगोट बनेगा और धीरे धीरे ये विकसित होएगा, तो इसके ऊपर वाला जो कठोर आवरण है वो एक बीज के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, और जैसे ही ये बीज वाला भाग जनन के माध्यम से बीज में बनता है, तो इसके वाले जो बाह्य दल पुंज है, ये साइड की जितनी भी संरचनाएं हैं वो धीरे धीरे मुरझा कर गिर जाती हैं, तथा ये संरचना बीज बन जाती है, जिसके अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की या नए पौधे को बनाने की क्या होती है, क्षमता होती है। दोस्तों एक बात इसमें यह भी ध्यान रखना कि लैंगिक जनन के अंदर जब जनन कोशिकाएं होती हैं, एक मादा जननांग कोशिका और एक नर जननांग कोशिका, तो उसमें हमेशा एक कोशिका बड़ी होती है, एक छोटी होती है। ज्यादातर जनन कोशिका बड़ी होती है और नर कोशिका जो कि क्या होती है, छोटी। अगर हम पुरुषों के अंदर बात करें, व्यक्तियों के अंदर, मानव के अंदर बात करें, तो उसके अंदर शुक्राणु हमेशा छोटा होगा, जबकि मादा अंडाणु जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा, और जो छोटा होगा वो गतिशील होगा तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेगा, जबकि जो बड़ा होगा इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ करने के लिए, जैसे ये इसके अंदर प्रवेश करा तो अंडाणु के अंदर दोनों मिलकर युग्मनज बना, तो उसको धीरे धीरे कोशिका विभाजन करना है, वृद्धि करनी है तथा नए जीव को बनाना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा उस मादा जननांग कोशिका के पास होती है, जो आकृति में क्या होती है, बड़ी होती है, जबकि जो नर जननांग कोशिका होती है वो छोटी होती है, लेकिन वो क्या होती है, गतिशील होती है। तो इस पुष्प के अंदर आपको सारी बातें समझ में आई होगी, और इसके अंदर जननांग कैसे हुआ, जनन कैसे हुआ, और जिसके फलस्वरूप एक नई संरचना बीज कैसे बनी। तो इन सारे भागों को आपको याद रखना है। मैंने बता दिया कि इसके अंदर दो जननांग संरचनाएं होती हैं, एक पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर के ऊपर परागकोश होता है, जिससे जब फटता है परिपक्व हो जाने के बाद उसको बोलते हैं प्रस्फुटन। जैसे ही फटेगा उसमें छोटे छोटे कण निकलेंगे, बीज निकलेंगे, और ये भी याद रखना ये ज्यादातर जो पराग कण है वो पीले कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, पीले कलर के, और ये परागकण इसके ऊपर गिरते हैं, तो इसको बोलते हैं परागण। और परागण दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और एक परपरागण। अगर खुद के पुष्प के गिर जाए उसी पुष्प पर, तो उसको स्वपरागण, किसी और पुष्प पर परागकण गिरते हैं उसको बोलते हैं
पर परागण, और जैसे इसके ऊपर गिरेगा तो एक पराग नलिका बनेगी और वो सीधा कहाँ पहुंचेगी, अंडाशय के अंदर, और उसके द्वारा जो परागकण वो भी गति करता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, उसके अंडाशय के अंदर, और दोनों मिलेगी मादा जननांग कोशिका जनन और नर जननांग कोशिका, तो जो संरचना बनेगी उसको क्या बोलते हैं, युग्मनज। हमने यहाँ देखा था नर जननांग परागकण मादा जननांग अंड दोनों मिलते हैं तो जो संरचना बनती है युग्मनज। युग्मनज किसमें बदल जाता है, बीज के अंदर बन जाता है, और वो बीज नए जीव को संरचना, नए जीव को या नए पौधे को उत्पन्न करने की उसके अंदर क्षमता होती है। यही होता है क्या, पुष्पी पादपों के अंदर लैंगिक जनन। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इस चीज का फायदा मिले। प्लीज दोस्तों हमारा इतना सा कार्य जरूर करना कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ये बार बार मैं रिक्वेस्ट करना हूँ, प्लीज दोस्तों ऐसा जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।